आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन समाअत हुई और इस मामले पर कोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे, जिसके जवाब में कोर्ट के सामने सरकार का मौक़िफ़ रखने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट डेली बेसिस पर अपनी समाअत करे, लेकिन सरकार को इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और सिर्फ एक हफ्ते का वक्त देने में कोई मसला नहीं होगा। इसमें कुछ बदल भी नहीं जाएगा और एसडी तुषार मेहता ने इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते का वक्त दे भी दिया और एक हफ्ते के अंदर सरकार से जवाब देने को कहा है। हालांकि आज सीजेआई ने इस बात को साफ कर दिया है कि हम सरकार के बनाए हुए इस कानून को पूरी तरीके से रद्द नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मामला पहले जैसा ही रहेगा, यानी फिलहाल वक्फ बोर्ड में कोई तब्दीली नहीं होगी। वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई तकर्री अपॉइंटमेंट नहीं होगा। वक्फ बायूजा डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा और अब 5 मई को अगली सुनवाई होगी और सिर्फ 5 अर्जियों पर समाअत होगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से इस रुख से मुसलमानों और वक्फ बोर्ड के फरीक को थोड़ी राहत मिली है। वक्फ एक्ट के खिलाफ दाखिल अर्जी गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि इससे मुसलमानों को इंसाफ मिलने की उम्मीद और बढ़ी है। ख़ास तौर पे या फिर समराइज करके अगर बोला जाए, मुख्तसर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर फिलहाल अर्जी रोक लगा दी है, लेकिन अब देखना यह भी है कि कोर्ट से मुसलमानों के हक में मुकम्मल फैसला कब सुनाया जाता है। इससे पहले कि हम डिबेट का आगाज़ करें, आइए सुनते हैं इस मामले पर लीडर और पेटिशनर्स ने क्या रद्द अमल दिया है। आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया, हमारे काउंसिल है, किसी पेटिशनर की तरफ से काउंसिल है, मेरी फ्रेम है। आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात करें और आज मूवमेंट क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे सर, आज के फैसले से आप मुतमईन हैं सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है सुप्रीम कोर्ट आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है, तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात, जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज
केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। तो मैं फिर से तमाम उन वकीलों का जो हमारे लिए खड़े हुए, मुल्क को बचाने के लिए खड़े हुए, आपसी भाईचारे को बचाने के लिए खड़े हुए, ये जो आज सारे लीडिंग वकील थे ये सारे हिंदू भाई थे। तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि तो मैं उम्मीद रखती हूँ आज करोड़ों मुसलमानों के जो जज्बात जुड़े हैं वक्फ के साथ, तो और सबूत भी हैं। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। पीडीपी ने भी एक बिल दायर किया। हम उम्मीद करते हैं उसी कलेक्टिव कॉन्शियंस को नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल के जो अमेंडमेंट लाया उसके खिलाफ फैसला देगी। और मैं समझता हूँ उसमें हम लोग भी हैं, चाहे हम फेल हुए, नाकाम हुए, वजूहत जो भी है, तो लेकिन कसूरवार हम भी हैं। कल जब इन ज़ियारतों की वजह से, जहाँ मुफ्ती साहब की ज़ियारत हो, जहाँ दरगाह की ज़ियारत हो, या आज हमारे खानकाह मौला की बात होती है, या जामा मस्जिद की बात होती है, या शेखुल आलम की ज़ियारत है, हज़ारों साल से ये वहाँ पे खड़े हैं। इन इंस्टीट्यूशंस पे अगर कोई हमला है, दावा है, तो हमें ईमान से काम लेना चाहिए, खड़ा होना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए थी। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, मजहब के खिलाफ नहीं, हम किसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं, हम इंटरनेशनल नहीं हैं। आइन के दायरे में हमें बात करने का हक है। वक्फ अमेंडमेंट बिल गैर आइनी है और इसमें मुसलमानों से कहीं ना कहीं एक खदशा है कि हमसे हमारी मस्जिद ज़ियारतें छीनी जा रही हैं। जिनको वाकई मस्जिदों से जो 5 वक्त के नमाजी हैं, दरगाहों में वो आते जाते हैं, वो सेफ हैंड्स में हैं। खुदा ना खास्ता कोई किसी को कोई जिम्बिश भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मालूम है पिछले 3 सालों से यहाँ पे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जो पूरे देश भर में पार्लियामेंट में जिसकी बात की गई, आज आप वक्फ को जानते हैं। यहाँ पे वक्फ ये जो दरगाहें हैं, जो आस्थाने हैं, हमारी जो मस्जिदें हैं, जो लैंड है, उसको हमने किस तरह से रिट्रीव करके और हमारा जम्मू कश्मीर का वक्फ आज यहाँ पे है और आम लोग मुतमईन है वक्फ के काम से। इसलिए कोई जो रोटियां सेकने वाले, जो अपनी बातें करने वाले, उन पे ध्यान नहीं दे रहा। तो फिलहाल जो सिचुएशन चली हुई है उससे दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लोग मुतमईन है या नहीं है शायद इसका फैसला हम नहीं कर सकते, लोगों को करने देते हैं। लेकिन लोगों में थोड़ी सी बेचैनी है, ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि जम्मू कश्मीर की लीडरान के खीमे में पार्टियों में यकजहती नहीं है, ख़ासतौर पर कम्यूनिटी के एक बड़े मसले पर एक साथ नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। हमारे साथ आज ख़ास तौर पे इस पूरे पैनल में एडवोकेट अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं JKNC से, और JKPC से हमारे साथ शेख रिजवान अशरफ साहब जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ PDP से ज़ुहैब यूसुफ साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। ज़ुहैब यूसुफ साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक? आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या फिर से बताएंगे प्लीज? क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं सही तरीके से ज़ुहैब साहब? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक। मैं ये कह रहा था कि क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक वक्त पर, जम्मू कश्मीर में ऐसा दिख नहीं रहा। देखिए, जम्मू कश्मीर को आप देखें तो जम्मू कश्मीर वाहिद एक स्टेट है या यूनियन टेरिटरी कह लिए या एंटिटी कह लीजिए कंट्री में कि जिसका चीफ मिनिस्टर मुसलमान है। तो जब 24 करोड़ मुसलमान देखते हैं, मुल्क के 24 करोड़ मुसलमान देखते हैं कि उनके
हुकूकों को पामाल किया जा रहा है। जैसे अभी आपने एक क्लिप चलाई थी जिसमें ओवैसी साहब ने कहा आर्टिकल 15, 14, 25, 26, 29 का उल्लंघन किया गया है। तो वो मुसलमान 24 करोड़ मुसलमान वो इस टाइम पे जी 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 सुन पा रहे हैं हम, देख पा रहे हैं। 24 करोड़ मुसलमान कश्मीर की तरफ देखता है, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान चीफ मिनिस्टर है और सोचता है कि मुसलमानों की तर्जुमानी जो है वो कश्मीर से आएगी। लेकिन जब हम देखते हैं जिन हजरात ने, जिन यूनियन मिनिस्टर ने, जिस वजीर ने ये वक्फ का बिल इंट्रोड्यूस किया था, उन्हीं वजीर के साथ, उन्हीं यूनियन मिनिस्टर के साथ उमर अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है फारूक साहब, वो सारे लोग ट्यूलिप गार्डन में उनके साथ दे हैव बीन सीन पार्लेइंग विद देम, उनके साथ वो स्ट्रोल कर रहे हैं, ट्यूलिप गार्डन में अच्छा टाइम बिता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज जाती है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, 24 करोड़ मुसलमानों को और कश्मीर के लोगों को भी, कि शायद कहीं ना कहीं ये साठगांठ कहीं ना कहीं है। और एट द सेम टाइम आप देख लीजिए, जब वक्फ के बारे में हमने बात की असेंबली में, तो आपने देखा कि किस तरीके से कंफ्यूजन फैलाया गया। एक साइड से ये कहा उन्होंने कि हम लोग जी वक्फ के खिलाफ है, दूसरे साइड से स्पीकर साहब उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं होने दे रहे हैं। और ये उन लोगों ने उन्होंने दलील दी कि ये सब जुडिस मैटर है, बल्कि उस दिन वो सब जुडिस मैटर नहीं था। तो अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन हैज बीन स्प्रेड। हालांकि मैं अभी भी ये कहता हूं कि अगर हमें मुसलमानों की जो यहाँ पे अक्कासी करनी है जम्मू कश्मीर से, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत में दिखाई नहीं दे रहा। ये तो एक बात है। दूसरी बात, आप देख लीजिए मुल्क में जो 10-11 साल से जो हालात बन रहे हैं, कभी गाय के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, एनआरसी के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, रूह अफ़ज़ा जिहाद के नाम पे, लिबास के नाम पे, मंगल सूत्र आपसे छीने जाएंगे उसके नाम पे, घुसपैठिया बोलने के नाम पे, कितनी ज्यादा जिल्लत और कितनी ज्यादा जाने गई है मुसलमानों की। आज मुसलमान ये पूछता है कि क्या ये सच में गांधी का देश है? क्या ये सही वो देश है जो गंगा जमनी तहजीब जहां पे सबसे ऊंची रखी जाती थी? और क्या ये वही देश है जहां पे मुसलमानों ने, क्या ये वही देश है जहां पे मुसलमानों ने, अगर हम देखें तो 1947 में चूज किया, मुस्लिम्स चोज टू बी द पार्ट ऑफ दिस कंट्री। उन्होंने ये ऐसे ही नहीं वो यहाँ पे मुसलमान रहे, क्योंकि ये सेक्युलर क्रेडेंशियल्स वाला देश है, ताकि चाहे जम्मू कश्मीर का बाशिंदा मुसलमान हो या पूरे कंट्री का मुसलमान हो, उन्होंने चूज किया। वी चोज टू स्टे हियर। हमारी चॉइस थी, हमारे पास चॉइस थी कि हम पाकिस्तान भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने बोला कि नहीं, हम गांधी के देश को बोसा देते हैं, हम आजाद के देश को बोसा देते हैं, हम लोग शहीद भगत सिंह के देश को बोसा देते हैं। हम लोग यहाँ पे हमारी जिंदगी है और यहाँ पे हमारी आखिरत भी होगी और यहाँ की ही मिट्टी में हमें जाना है। लेकिन इन लोगों ने एक हिसाब से ये बोलना स्टार्ट किया कि आपकी मिट्टी में मिलावट, आपकी नीयत में मिलावट। चलिए, बस ये कहना चाहता हूँ, जब मुसलमान जमीन में जाता है मरने के बाद, वो भी गुस्ल करके जाता है, तो कम से कम ठीक है, मुल्क की मिट्टी को भी वो खराब नहीं करता। ठीक है, मुल्क के हालात खराब हैं और इस तरह की चीजें जो आपने पॉइंट आउट किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी एडवोकेट अब्दुल मजीद भट्ट साहब आपकी तरफ आएंगे। आपको लगता नहीं कि अगर एक ही सफ में खड़े होते महमूद अयाज, तो इस कम्युनिटी की नहीं बजती बैंड और ना ही बजता साज? हेलो एडवोकेट अब्दुल मजीद भट्ट साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। आप मुझसे कह रहे हैं? जी, आपसे कह रहा हूँ। हाँ, ये आपने सही फरमाया कि अगर एक ही सफ में होते महमूद अयाज, ये तो बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे असेंबली में, तो तब पीडीपी और पीसी के लोग वहां पे बैठे थे, बीजेपी वालों के साथ मजे उड़ा रहे थे। हमने एक बार उनसे कहा भी कि आप उठो, हमारा इसमें इस जो प्रोटेस्ट है हम कर रहे हैं, इसमें हमारी मदद करो, उठो आप, क्योंकि ये दीनी मसला है, ये और कोई मसला नहीं है, ये दीन का मसला है, ये किसी का कोई सियासी मसला नहीं है, किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये दीन का मसला है। और हमने वहां पे प्रोटेस्ट 3 दिन भरपूर प्रोटेस्ट किया। अपने स्पीकर जो हमारे चुने हुए हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उसको हमने बोला जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये मत किया करो। हाँ, उसमें मिसकंसेप्शन हो गया कि वहां पे जो
कुछ लोगों ने एडजोर्नमेंट मोशन लाया, वो बिल्कुल गलत था। उन्होंने मशवरा तब नहीं किया, क्योंकि अगर एडजोर्नमेंट मोशन लाना होता तो उसमें जरूरी है कि वो हम अपने मतलब जो हम भट्ट साहब यही तो कह रहे हैं पीडीपी के लोग कि आप अंदरूनी तौर पे आपका कोई सेटलमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। यही वजह है कि वो जुबानी तो बात करते हैं लेकिन अमली तौर पे नजर नहीं आता। क्या वो गलत किया? उन्होंने मशवरा नहीं किया। मैं मानता हूं कि वहां पे कुछ हो गई, मिसकैलकुलेशन हो गई वहां पे, तो उसकी वजह से वो वहां पे थोड़ा सा लगा कि जब हमने बोला कि हाफ एन आवर डिस्कशन करिए तो वो भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने स्पीकर साहब को बोला हमें बोलने का मौका दे दो, कम से कम आधा घंटा बोलने का मौका दे दो, हम अपना जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो हम बताएंगे कि क्या मसला है, ये दीन का मसला है, इस पर हमें बोलने का मौका दे दो। तो ये बात थी और कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इसके लिए चलिए सच्चाई के साथ आप ही बता सकते हैं, जेकेएनसी को जाहिर सी बात है आप वहां पे लीडर हैं, आपसे सवाल सिर्फ ये है कि क्या वाकई अंदरूनी तौर पे कोई सेटलमेंट है? नो, नॉट एट ऑल, ऐसी बात ही नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं। ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि कोई सेटलमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अपना जो हमारा मौक़िफ़ था हम उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अब ये अफवाहें उड़ती किताबों में भी पहुंच गई हैं। खैर इससे मुताल्लिक हम जरूर आपसे जानेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये अफवाहें अब तहरीरों की शक्ल में बदलती जा रही हैं। खैर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस जुमरे में आती है। शेख रिजवान अशरफ साहब, माफी के साथ आपकी तरफ ताखिर से आप आया। सवाल यह है कि जेकेपीसी किस तरफ खड़ी है, कौम की तरफ या अपनी सियासी रोटियां जेकेपीसी भी सेकेगी? देखिए ये चीज तो आया होगी असेंबली में कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस लेड बाय सजाद गनी लुंद साहब किस तरफ खड़ी है। जैसे आपने अभी बोला कि एक ही सफ में बैठे हों महमूद अयाज, तो जनाब हम वही महमूद अयाज हैं जिन्होंने बार बार इनसे असेंबली में दरख्वास्त की कि वक़्फ़ पे बात कीजिए, एक रेजोल्यूशन सिंबॉलिक तौर पे, क्योंकि हमारी तरफ जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट है जहां पे आबादी मुस्लिम मेजॉरिटी है। हम लोग इनसे बारहा गुजारिशें करते गए कि आप एक रेजोल्यूशन तो लेके आइए। आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी हमने स्पीकर साहब इनका लगाया हुआ है सर, और जब ये कहते हैं कि हमने पीडीपी और पीसी और इनको बता दिया था कि हमारे साथ, आप ये बताएं ना कि हमारा जो जमहूरी निज़ाम है ये हमने बरतानिया से, वी आर फॉलोइंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक मॉडल बेस्ड ऑन वेस्टमिनिस्टर। तो वहां पे भी आप ये नहीं, ब्रिटिश ने अभी 300 साल से ये चीजें नहीं देखी हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वही ऑपोजिशन का किरदार भी निभा रही है, खुद ही वही रूलिंग पार्टी भी है, और उसके साथ साथ उनके स्पीकर साहिबान जब अभी ये सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी नहीं हुआ था केस, फाइल तो हुआ था लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तब ये कह रहे हैं कि मैटर सब जुडिस है। चले मान लेते कि मैटर सब जुडिस था, क्या हमारे जो ऐवान है, जो हमें आईन हिंद जिनको एक अथॉरिटी देता है, वहां पे हम इस बिल के बारे में बात नहीं करते जहां पे हमारा रिलीजियस फ्रीडम वायलेट हो रहा है? नहीं, बात आप करिए, बिल्कुल आपका हक है और आपने डिमांड करी भी। सवाल यह है कि जब रादर साहब कुछ ऐसा फैसला देते हैं तो आप कहते हैं कि भाई ये एनसी वाले एक तरफा अपनी चीजें चला रहे हैं, मनमानियां कर रहे हैं। रादर साहब फैसला नहीं देते हैं तो आप कहते हैं कि भाई देखो ये तो कौम के खिलाफ है, कहीं ना कहीं मिले हुए सेटलमेंट है अंदरूनी तौर पे। तो आखिर क्या करे एनसी आपकी नजर में? देखिए आपको मामला समझना चाहिए, इनका मोडस ऑपरेंडी है। वक़्फ़ सिर्फ एक वाहिद मसला नहीं था, यहाँ पे मसले मसाइल बहुत सारे थे। बिल्कुल हैं। हमने यहाँ पे जो डेलीवेजर्स के लिए बिल लाया था, जो स्टेटहुड रेस्टोरेशन के लिए लाया था, वहीद परा साहब ने कुछ बिल्स लाए थे। अब अगर आप रोल ऑफ स्पीकर देखें, एक आदमी इनसे नहीं संभला गया। ये तो 20-20 आदमियों को मार्शल आउट कर देते हैं, असेंबली का कोरम बराबर था, ये लोग चला लेते। अब इनकी बहानेबाजी ये है कि वहां पे जी एक महराज मलिक साहब उठे हैं, उन्होंने सारा शोरगुल किया है और उनकी वजह से जो ये बिल्स हैं वो लैप्स हो गई हैं। अब मुझे बताएं ना, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब टहलते टहलते अगर टुलिप गार्डन पहुंच जाते हैं, किरण रिजिजू साहब से मिलने, फोटो खिंचाते हैं, ये
कहां तक आप इस बात पे यकीन करेंगे कि दोनों जो हैं एक यूनियन होम मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर है, इनका एक सिक्योरिटी का apparatus रहता है। Exactly. दोनों सिक्योरिटी apparatus आपस में मेल जोल तो करेंगे ना, बातचीत तो करेंगे कि अगर एक डिग्नेटरी किसी जगह पे है, दूसरी डिग्नेटरी को तो उनकी सिक्योरिटी। तो वो तो कह रहे थे कि अचानक हम गए, अचानक मुलाकात हो गई, उन्होंने फोटो के लिए असरार किया, हमने सेल्फी ले ली। तो वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये 3 दिन तक टुलिप गार्डन से लेके बाकी जगहों पे घूमते रहे, ये असेंबली में क्यों नहीं आए? इन्होंने अपने स्पीकर साहब को ये क्यों नहीं बताया कि वक्फ पे हमें रेजोल्यूशन चाहिए? या जब जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया स्पीकर साहब के खिलाफ, इन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया इनके मेंबरान ने? अब यही जो आप ये समझ लिए ना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में पहली बार एक रूलिंग पार्टी एडजॉर्नमेंट मोशन ला रही है। हाँ, इसमें देखिए शेख साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आपने जो तर्क दिया अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल यह है कि फिर आखिर ऐसा रूलिंग पार्टी क्यों कर रही है? क्योंकि अगर एक तरफ वो हामी भर रही है वक्फ बिल पे बात करने के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए, डेली वेजर्स के मसले को हल करने के लिए, उसके बावजूद जो सेकंड सेशन चलता है बजट का, हम देख पाते हैं लगातार हंगामे, कहीं ना कहीं जो है बाहर जितने भी लीडरान एमएलएस को उनको बाहर फेंक दिया जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे हंगामे होते हैं कि ना तो लोगों के मसले हल हुए और ना ही जो है कौम के मसले हल हुए, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के ही हम। देखिए यही बात जो है, आप समझिए इस चीज को, ये दौलत साहब झूठ नहीं लिख रहे हैं अपनी बुक पे। इनका 1947 से ये हिस्ट्री रहा है कि अगर कश्मीरियों की पीठ पे किसी ने खंजर भोंका है, वो ये वाहिद पार्टी है। इनका अगर आप हिस्टोरिकली देखें, अभी चलिए मान के चलते हैं यूटी है हमारे पास, अभी तो हकीकत हमारी यही है कि वी आर ए यूनियन टेरिटरी। इस हकीकत से हमको झेलना भी है, जीना भी है। बिल्कुल। अब जब ये यूटी गवर्नमेंट में लोगों की जिंदगी तक आसान नहीं कर रहे, और उसमें जब इतना बड़ा मसला हो, जनाब मजहब ना हमारी जिंदगियों का एक ऐसा सिलसिला है जिसके बगैर हमारी आइडेंटिटी, शिनाख्ती खत्म हो जानी है। अब जब उस पे हमला हो गया है, आईने हिंद पे हमला हुआ है, तो हमें एक सफ में बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए कौन चीज रोक रही है? ये भी तो दरगाहों में जाते हैं। मैं यहाँ पे मजीद साहब हैं या माजिद साहब हैं, ये भी तो नमाज पढ़ते होंगे, इनको भी तो दफन होना है। यहाँ पे हमारा हिंदुस्तानी मुस्लिम इतना मुहिब वतन होता है, ये वतन के लिए अपनी जान तक दे सकता है। ये 5 वक्त इसी धरती माँ पे सजदा करके अल्लाह ताला के सामने झुकता है। इसकी पैदाइश यहाँ पे, हर दिन 5 मर्तबा ये सजदा करता है इसी जमीन पे, और उसके साथ साथ जब इसको दफन भी होना होता है वो इसी सरजमीन में होता है। इससे ज्यादा क्या आपको एक लाइसेंस मिलेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम इस बिल्कुल किसी मुसलमानों को ये तर्क देने की जरूरत ही नहीं है कि वो सच्चा हिंदुस्तानी या सच्चा मुसलमान है कि नहीं। सच्चा मुसलमान है उसका फैसला अल्लाह तबारक व तआला करेंगे, और सच्चा हिंदुस्तानी है इसका फैसला अल्लाह करेंगे। बिल्कुल। मैं आता हूं शेख साहब आपकी तरफ। ज़ुहैब यूसुफ साहब, क्या लगता है कि जिस तरीके की चीजें हुई पार्लियामेंट में, और जिसका इशारा हमने किया कि ना इधर के रहना उधर के, ना ही लोगों की बात हो पाई ना ही कौम की बात हो पाई, कहीं ना कहीं एक तशवीश पैदा हो गई है लोगों में कि आखिर अपोजिशन ने जो किया वो सही था या सरकार जो बोल रही है वो सही है? देखिए, मैं आपसे एक बिल्कुल सिंपल बात कहता हूं, रादर मैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्तों से सिंपल बात ये कहता हूं, मजीद लारमी से भी ये कहता हूं, मजीद लारमी साहब जो कि बहुत ही एक कदावर लीडर है, उनसे भी ये बात कहता हूं कि अभी तक 6 महीने गुजर चुके हैं सरकार को। तो आपने सर्दी के मौसम में आपको गर्मी का एहसास हुआ जब आपने ज़डमोर टनल की वो इनॉग्रेशन की, या अगर आप देख लीजिए तो आपने शॉल डिप्लोमेसी में अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए सारे लोगों को शॉल भी दे दिए, या एक हिसाब से आपने अब वक्फ के नाम पे कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट किया असेंबली में। हर जगह एक हिसाब से आपने अपनी रीढ़ की जो हड्डी है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपने वो बेंड कर दी। ठीक है, तो लेकिन 6 महीने हो गए हैं, तो अब अल्टीमेटली आपको ये सारी चीजें करने के बाद मिला क्या? आपने कहा था कि शायद इन सब चीजों से हमें स्टेटहुड वापस मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, स्टेटहुड की लड़ाई, जम्मू कश्मीर की लड़ाई स्टेटहुड की लड़ाई नहीं है।
जम्मू कश्मीर की लड़ाई, जम्मू कश्मीर की शिनाख्त की लड़ाई है, आर्टिकल 370 की लड़ाई है। इस मुल्क में हमारी असेंबली सबसे स्ट्रांग असेंबली होती थी, तो वो उस चीज की लड़ाई है, उसे वापस बहाल करने की लड़ाई है। इन लोगों ने सबसे पहले उसको डिग्रेड करके अब स्टेटहुड की बात करते हैं। स्टेटहुड भी अब इन लोगों ने इतनी ज्यादा भीख मांगी स्टेटहुड की जाबिर के सामने, तो क्या मिला स्टेटहुड? हालांकि वो तो इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे हैं साफ तौर पे कि ये 370 35 है और स्टेटहुड छिन जाना, ये सब कहीं ना कहीं पीडीपी की जिम्मेदारी है। ये तो सारी इल्जामात है, सियासी इल्जामात है, ये अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं उससे। हालांकि इलेक्शन से पहले कहते हैं हमें बात स्टेटहुड की नहीं, वो तो हमें जेब में रखा हुआ है स्टेटहुड, लेकिन हमें तो 370 की बात करते। तो क्या इतना सारा गिड़गिड़ाने के बाद बीजेपी के पास, जो आपके आजकल नए बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो क्या आपको स्टेटहुड भी वापस मिला? नहीं मिलता। आपकी अल्टीमेटली आपकी जो लड़ाई है, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, आपकी जो अल्टीमेट लड़ाई है वो पटवारियों को ट्रांसफर करने की रह गई है। अभी रिसेंटली आपके 60 एमएलए जो है वो इसलिए जुड़ गए एक दूसरे के साथ, इसलिए उन लोगों ने मीटिंग की हमारे वाइस जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके घर पे, ताकि आप लोग वहां पे जो पटवारियों की ट्रांसफर की है अपने एलजी साहब ने, तो उस चीज को आप रोक सके। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं, ये सबसे पहले आपको ये आईना देखना पड़ेगा। वोकेशनल ट्रेनर्स की तो बात ही नहीं होती है। आपकी इस टाइम सरकार में सिर्फ 2 लोग नौकरी में लगे हैं, एक मुझे लगता है ज़ारी शरीफ से लगे हैं और एक कुपवारा से लगे हैं। तो ये बाकी जो आपने लाख नौकरियों देने का वादा किया था, 99,998 लोगों को कब नौकरी लगेंगे, उनका क्या रोड मैप है? वोकेशनल ट्रेनर्स क्या रोड मैप है? मैं आपको बिजली के मीटर, उसका तो अब पहले बोलते थे बिजली के मीटर ही नहीं लगने देंगे, अब बोलते हैं कि बिजली के मीटर हर जगह लगेंगे। अब अल्टीमेटली बात यह है कि जैसे अब वक्फ की हम बात करते हैं, चलिए डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे तो ये कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। 6 महीने हो गए, हमने कुछ नहीं देखा इनके साइड से, और कम से कम आवाज ही बुलंद करते वो भी नहीं कर पाए। अब वक्फ का मामला है जो कि ये पीडीपी, एनसी, जेकेपीसी, इससे ऊपर उठ के एक मामला है। मुसलमान यहाँ पे ताकि सेकेंड क्लास सिटीजन ना बन जाए इसी मुल्क में, उसका मामला है। ठीक है, ये सवाल यहीं पे रोक करके सुनिए पूरी, अगर ये करना ही चाहते हैं तो कम से कम करिए, फिर अपने 60 एमएलए को लेके जाए जंतर मंतर, पार्लियामेंट के बाहर खड़े रहे और वहां पे करें एहतिजाज इसके खिलाफ, वक्फ के खिलाफ। वो भी नहीं आप करते। चलो ठीक है, असेंबली के अंदर आप, अभी लारमी साहब ने कहा कि असेंबली में कुछ कंफ्यूजन हो गया, अडजर्नमेंट मोशन हो गया, स्पीकर ने कुछ बोला, एमएलए ने कुछ बोला, चलो मान लिया हो। जाइए 60 एमएलए खर्च कीजिए अपना सीडीएफ और जाइए 60 एमएलए लेके उधर वहां पे। चलिए पूछ लेते हैं मजीद साहब, जाएंगे आप एहतिजाज करने के लिए? देखो, वक्फ का जो है, वक्फ के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी एक मतलब एडवोकेट्स का टीम वहां पे भेज दिया है। वो सबने भेजा सर, पीडीपी ने भी भेजा और पूरे मुल्क से भेजा लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट से हमारी पार्टी ने एक टीम भेजा है, वो वहां पे बात करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो अगर हमें जंतर मंतर पर भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। हम पीडीपी और पीसी की या जो बाकी पार्टियां उनकी तरह हम ड्रामाबाजी नहीं करेंगे। एक तरफ से वो एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे एलजी के साथ, पीडीपी और पीसी का जो लीडर है वहां पे, तो दूसरी तरफ यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। जब हम वहां पे असेंबली में, मैंने पहले भी कहा कि हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी मदद करो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि हालांकि हम मतलब ट्रेजरी बेंचेस में थे, हम सरकार में थे, हम तो ऐसा नहीं कर सकते थे। हमने सारी हदें पार कर ली और वहां पे प्रोटेस्ट किया और स्पीकर को हमने मैं आपने चूंकि ये कहा कि आप जेकेएनसी ने कहा था, मजीद साहब, जेकेएनसी ने कहा था कि अगर सबके सब मदद करो इस मामले में। आज देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वहां पे जो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि इसमें कोई मतलब गैर मुस्लिम कहीं पे नहीं है कि वो वहां पे लीड करेगा या वही कोई पोस्ट वहां पे दिया जाएगा या मॉनिटर करेगा या कोऑर्डिनेटर होगा, व्हाटएवर। तो उसके लिए उन्होंने 7 दिन मांगे हैं, वो ऑब्जेक्शंस देंगे, उसके बाद देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है। हमें उस सुप्रीम कोर्ट साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है और सब हम इंतजार कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, आपने कहा कि जेकेएनसी ने इन लोगों को कहा था कि एक प्लेटफॉर्म पे आओ। मैं आपसे
काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या सभी पार्टी ने, जेपीसी की बात कर रहे हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं या फिर पीडीपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के नुमाइंदे लीडरान यहां पे मौजूद हैं, क्या इन लोगों ने आपको इस मसले पर, खासतौर पर वक्फ बिल पर साथ नहीं दिया? फिर आपने क्या किया? जुबानी तौर पर आप इनकार करते रहे और उसके बाद जैसे ही बात करने की कोशिश की तो आपने बात नहीं करने दी। आपके स्पीकर साहब ने इजाजत तक नहीं दी बात करने की। जो लोग बात करने के लिए नाराज नजर आए उनको मार्शल आउट करवा दिया। तो फिर आपकी कथनी और करनी दोनों में बहुत फर्क नजर आया सर। जो देखो, एक बात है, मुझे इस बात का गिला है, मैं गवाह हूं, मैं गया, मैं जो पीसी का चीफ है या पीडीपी के जो वहां पे 3 असेंबली मेंबरान थे उनके पास गया, मैंने उनको बोला मेहरबानी करके इस चीज का सपोर्ट करो, ये दीन का मसला है, ये कहीं सियासी मसला नहीं है, आप अपनी सियासत करो, हम अपनी सियासत करेंगे, मगर आज तो कम से कम एक हो जाओ। और उन्होंने सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए वहां पे कुछ फोटो शूट कराए और कुछ नहीं। और मैंने देखा, मैं गवाह हूं इस बात का, उन्होंने माइक्स लगाए थे, अंदर लगाए थे, शर्ट के अंदर माइक्स लगाए थे कि ताकि हमारी बात मीडिया तक पहुंचे। वो तक उन्होंने किया, सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। चलिए, इस दिखावे का जवाब शेख रिजवान साहब देंगे और उसके साथ साथ जोएब साहब देंगे। शेख रिजवान साहब, दिखावा करने के अलावा कुछ नहीं करती आपकी पार्टी, जेकेएनसी ऐसा सोच रही? सबसे पहले तो मैं इनसे ना ये बात कहूंगा कि ये जो टी पार्टी की बात कर रहे हैं, उस टी पार्टी में ना सब लोग शामिल थे। शाम को एलजी साहब ने बुलाई थी, इनके लिए तो लाल सोफे, लाल कालीन बिछाए गए। तो हम छोटे से ऑपोजिशन है, पीडीपी 3 और पीसी का 1 बंदा, उनके लिए उन्हीं की पार्टी के मुताबिक एक छोटी सी सफेद कुर्सी लगाई हुई थी। तो सबसे ज्यादा मेंबरान ये थे वहां पे। उसके बाद जब ये बात करते हैं ना ये इसकी ड्रामा करने की, सबसे बड़ा ड्रामा तो इनने किया। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूला साहब स्पेस में आके बताते हैं, मैं जिस बिल के लिए पिछले 5 महीने से वेट कर रहा था कि मुझे पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया जाएगा पार्लियामेंट में, ताकि ये कौम शर्मसार ना हो जाए बाकी मुसलमानों के सामने, तो उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया है। ये तो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर ये भी बात देखी जाए, उनसे ये सवाल पूछा गया एक्स की स्पेस में कि जनाब क्या आप स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस की कारकर्दगी से खुश हैं? तो उनने साफ इनकार कर दिया। इससे भी ये इनकार करेंगे। इसके साथ साथ आप मुझे बताएं, नंबर्स किन के पास हैं? नंबर्स इनके पास हैं, जेकेएनसी के पास है, बिल्कुल। और मतलब दे हैव अ ब्रूट मेजॉरिटी इन असेंबली। चले ऑपोजिशन मान के चलते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ऑपोजिशन इनका साथ नहीं देना चाहता था। गिने चुने तो हम 4 बंदे हैं, क्योंकि बीजेपी इज रूलिंग इन द सेंटर, एनसी इज रूलिंग इन द स्टेट, बीच में बच गए पीडीपी के 3 और पीसी का 1 और एआईपी का 1। तो आप लोग देखिए, किसी के जुबानी तौर पे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर आपको यकीन नहीं है, लेकिन इनकी नीयत पे सवाल है। नीयत कैसे परखा आपने? वो तो आपको असेंबली से पता चल गया ना, क्योंकि इन्होंने रेजोल्यूशन तक एक पास नहीं होने दिया। ठीक है, चलिए मान के चला ये सिंबॉलिक ही जेस्चर होता। हाँ। चलिए मान के चलते हैं कि ऑपोजिशन जो है ये जो है तनकीद ही कर रहे थे, तनकीद बराए तामीर नहीं कर रहे थे। मुझे बताएं ना, इनके पास नंबर होने के बावजूद भी ये कैसा ड्रामा है कि ये अपने स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लेके आए। स्पीकर भी इनका, चित भी इनका, पट भी इनका। चलिए ज़ुएब यूसुफ साहब, आप भी इस चीज के बारे में जरूर बताइए। इनका कहना है कि साफ तौर पे दिखावा किया आप लोगों ने, आप सीरियस नहीं थे। ये तो बहुत ही मजाक की बात है। क्या दिखावा किया? कुछ दिखावा नहीं किया। हाँ, हम चाहते थे कि रेजोल्यूशन पास हो। अगर तमिलनाडु की जो असेंबली है, वेस्ट बंगाल में ममता दी बोलती है कि हम यहाँ पे वक्फ को लागू नहीं कर देंगे, तो तमिलनाडु की असेंबली, कर्नाटका की असेंबली जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है इन स्टेट्स में, वहां की असेंबली में अगर रेजोल्यूशंस पास होते हैं वक्फ बिल के खिलाफ, तो मुस्लिम मेजॉरिटी असेंबली क्यों नहीं कर पाती है वक्फ बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास? और तो उनके सर पे एलजी इस तरीके से मुसल्लत नहीं है ना, और उनके साथ एलजी की इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं है। ये बोलिए आप, उनके साथ बीजेपी की इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं है। रादर आप ये कहिए। अभी मजीद साहब एक बड़ी अजीब और गरीब बात कर रहे थे कि हमने देखा, फिर उसके बाद किस तरीके से वो डिनर पार्टी में गए। फिर मैं भी ये कह सकता हूं कि ट्यूलिप गार्डन में गए, फलानी जगह पे गए, ढिमकानी जगह पे गए, या जो अभी दुलत साहब की किताब आई है सामने, उसमें ये कहा है कि जो 3 अगस्त को 2019 में
वो लोग तीनों सब कुछ, वो तीनों लोग डिसाइड करके आए मोदी जी के साथ कि हाँ जी आप 370 को हटाइए। लेकिन एनसी तो कह रही है कि पीडीपी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या दूसरी पार्टियां हो। मेरा माय सिंपल पॉइंट इज दैट लेट्स नॉट डिग्रेड द लेवल ऑफ डिबेट बाय सेइंग ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल, बस इतना कहना चाहता हूं मैं कि अगर हम मुसलमान स्टेट है तो इन लोगों ने कंफ्यूजन क्यों लाया मुसलमानों की अक्कासी के टाइम पे, जब मुसलमान 24 करोड़ मुसलमान देख रहा है तो ये कंफ्यूजन क्यों लेके आ रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि पीडीपी वाले कर रहे हैं, पीसी वाले कर रहे हैं। नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि ठीक है, जहां पे भी कुछ अच्छा करने की कोशिश होती है, जेकेएनसी ये कह रही है, जब भी कोई अच्छा करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं ये ABCD जो भी ये नाम देते हैं ये टांग अड़ा देते हैं, उनसे बस नहीं चलता है, अवाम उससे उसके पार चली जाती है, तो कहीं ना कहीं उनमें से कोई ब्यूरोक्रेट खड़ा होता है और बदनाम करने की कोशिश करता है। दरअसल इनकी दिल में खोट ये बात है कि हम लोग मॉरल जो मुद्दे हैं ना, मॉरल मुद्दे जैसे बुनियादी मुद्दे हैं, फंडामेंटल मुद्दे इस देश के, जैसे फेडरलिज्म का मुद्दा है, रिलीजन का मुद्दा है, वक्फ का मुद्दा है, आर्टिकल 370 का मुद्दा है, ये फंडामेंटल मुद्दे आप इन मुद्दों पे चुप क्यों नहीं करते? ये इनकी प्रॉब्लम है। दे थिंक दैट वी आर नॉट। ठीक है, तो फिर मैं आपसे जरूर पूछूंगा ज़ुहैब साहब कि आखिर पुलवामा में दूसरी जगह पे जहां पे पीडीपी ने प्रोटेस्ट किया, ताहाल वहां पे भी हमने देखा कि वो वक्फ बिल के खिलाफ बोलने से कहीं ज्यादा वो सीधा फोकस एनसी के खिलाफ बोलने पर कर रहे थे। इसका मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले मजीद साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। जितनी चीजें हमने देखी, अवाम इससे पहले देखिए अवाम फैसला कर रही है और अवाम फैसला करेगी। अगर ये हाल रहा और वाज़े तौर पे आप खुल करके सामने नहीं आए, यानी कि आप चित भी आपकी पट भी आपका, तो अवाम आपको जरूर सबक सिखाएगी आने वाले टाइम पे। मजीद साहब। हाँ बताइए। मजीद साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही। हाँ, सवाल ये है कि जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें आप वाज़े नहीं है, साफ नहीं है, लोग कहीं ना कहीं इस गुंजलक के शिकार हैं। हाँ देखो, जो मैंने पहले ही बोला कि ये कह रहे थे अभी कि इन्होंने वहां पे कुछ नहीं किया, ये वहां पे टी पार्टी के लिए गए। मैं मानता हूँ टी पार्टी के लिए हम भी गए थे, सब गए थे, मगर जो एलजी साहब वहां पे बैठे थे इन तीनों के साथ, और वो जो कह रहे हैं कि वहां पे सजाद साहब वहां पे थे और परा साहब थे, बाकी 3 लोग थे, तो वो किस लिए गए थे वहां पे? फिर उनको इसलिए वो मजीद साहब क्या ये छोटी मोटी बातों में फंसे रहेंगे? फिलहाल जिस तरीके से उनकी बात बनती है वो इसीलिए गए, वो देखा ना आपने। सर मजीद साहब मैं आपसे एक चीज जरूर पूछूं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा ये हो रही है। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक जगह बैठ जाइए ताकि हम बेहतर तरीके से आपका दीदार भी कर पाएं और आपको सुन भी पाएं। दूसरी चीज, सवाल हमारा सिर्फ ये है कि जो सूरत हाल बनी हुई है, सर आप लोग इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं एरोगेंसी ज्यादा दिख रही है। आपको क्या लगता है कि वक्त आपका नहीं आएगा, अवाम आपको इस बात का जवाब नहीं देगी क्योंकि आप वाजे नहीं है, आप खुल के सामने नहीं आ रहे हैं? क्या आप लोगों की तरफ हैं, जम्मू कश्मीर की इतनी बड़ी आबादी की तरफ है या नहीं है? हमने जो किया वहां पे 3 दिन हमने असेंबली में वो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया, इतना मतलब हर एक मेंबर ने, और मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि अगर ये बोलेगा कोई कि इन्होंने ड्रामाबाजी की, इन्होंने ये कोई मैच फिक्सिंग थी, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर मैच फिक्सिंग थी वो पीडीपी, पीसी और बीजेपी की थी, क्योंकि वहां पे वो किस तरीके से अगर यही के साथ मशवरा कर रहे थे। और आज जो इन्होंने अभी कोई मेरे दोस्त कह रहे थे दुल्लत के बारे में, दुल्लत साहब ने खुद कल बोला, उसने कल मतलब ऑन रिकॉर्ड है ये, उसने खुद बोला कि जो मैंने बोला ये गलत है, गलत तरीके से इन्होंने मुझे कोट किया। मैंने ये कहा कि फारूक साहब नाराज थे इस बात से कि अगर हमने वहां पे कोई बात की, अगर वहां पे खुदा ना खास्ता हमने डेवलपमेंट के बारे में बात की या वहां पे कोई और इशू था उसके बारे में बात की, तो उनको हमें बताना चाहिए था कि अब हमें ये करना है। मजीद साहब, अब्दुल्ला साहब ने तो ये भी कहा था कि इस किताब में लिखी हुई हर एक बात सच पे मबनी है। वो क्लियरली वहां पे
क्लियरली अब्दुल्ला साहब ने कहा। अब ये ड्रामाबाजी इनसे कुछ नहीं, क्योंकि इनकी जमीन जो है वो खत्म हो गई है। सर जमीन है, अब ये पता नहीं सर क्या जमीन क्या एक बात बताइए, छोड़िए ये उससे कोई फायदा नहीं है। मजीद साहब फतवों का तोप छोड़ दीजिए, ठीक है, इनका फैसला आवाम करेगी, आवाम के नुमाइंदे हैं ये। मैं आपसे सिर्फ इतना समझूंगा कि जिस तरह की चीजें चल रही है, आपको हर एक में अपने अलावा ABCD दिखता है। बीजेपी के खिलाफ करने में आप वैसे भी माहिर रहे हैं, अवाम के मफाद में अब तक कोई काम हुआ नहीं है। आखिर आने वाले टाइम पे कम से कम एटलीस्ट वक्फ वाले मामले पे आप कम से कम एक मजबूती दिखाते, आप ताकत दिखाते, जोश दिखाते, और सिर्फ काम हो रहा है। ये कौन कह रहा है आपको कि नहीं हो रहा है काम तो हो रहा है सर पूरे। मैं एज अ मुस्लिम आपसे शिकायत करता हूं, मैं एज अ मुस्लिम आपसे शिकायत करता हूं कि हमारी निगाहें आपकी तरफ, आपकी लीडरशिप की तरफ, आपकी पार्टी की तरफ टिकी हुई थी सिर्फ इस वजह से कि आपके पास मेजॉरिटी है, आप हमारी आवाज उठाएंगे। अवाम ने भी यह सवाल किया कि हमें कम से कम उम्मीद थी, कर्नाटका असेंबली से उम्मीद नहीं थी, केरला तमिलनाडु असेंबली से उम्मीद नहीं थी, कलकत्ता असेंबली से उम्मीद नहीं थी, बल्कि आपसे उम्मीद थी, लेकिन आपने उम्मीद पे पानी फेर दिया। बिल्कुल, हम उस उम्मीद पर मैंने बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, जो हमने वहां पे रिट पिटीशन दायर की, हमारे मेंबर वहां पे चाहे 4 या 5 एडवोकेट्स थे वहां पे रिट पिटीशन, उसके बाद एक ऑप्शन बचता है कि हम वहां पे जंतर मंतर पर जाए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। ये हमें एक दीनी मसला है, ये खुदा ना खास्ता कोई सियासी मसला नहीं है। यहाँ पे हमें सियासत के बारे में कोई बात नहीं करनी है, वहां पे हमें दीन के बारे में, अगर हमारे दीन को कहीं खुदा न खास्ता जख्म पहुंचेगा, वो हमारे दिलों पर जख्म पहुंचता है, वो हमारे दिल जख्मी हो जाते हैं इन चीजों से। सर फारूक साहब की आप सभी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग बोलना बहुत अच्छा जानते हैं। तरीके से ये लॉ भी वो इनको वापस लाना पड़ेगा, ठीक है, लाना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। ठीक है, ज़ुहैब साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं बस एक बात कह रहा हूं बिफोर आई लीव। मैं आपसे ये कहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्तों से ये कहता हूं कि चलिए, आपकी जो मजबूरियों के कारण आप दिल्ली में जाके अपने 60 MLA को लेके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, मैं मानता हूं आपकी मजबूरी है, आपके स्टेटहुड के मसले हैं, आपको दिल में गर्मी के मसले हैं। अगर एक चीज है वो ये है कि जो असेंबली का जो सेशन बुलाया जा सकता है, कभी भी असेंबली का जो सेशन है वो चीफ मिनिस्टर बुलाते हैं, वो कैबिनेट बुलाती है, तो क्यों ना एक इमरजेंसी सेशन बुलाया जाए और वक्फ के रेजोल्यूशन के, वक्फ को डिबेट करने के लिए और वक्फ के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करने के, क्यों ना एक असेंबली का सेशन बुलाया जाए 2 दिन का। क्या ये उसके लिए कम से कम रेडी है? चलिए मजीद साहब इस बात का जवाब देंगे। मजीद साहब, इस असेंबली में काफी कंफ्यूजन हुआ, कम से कम अगले वाली जो 1 दिन का रेजोल्यूशन या 1 दिन का असेंबली सेशन या 2 दिन का असेंबली सेशन बुलाइए, उस पर डिबेट कीजिए और रेजोल्यूशन पास कीजिए वक्फ बिल के खिलाफ। हम मान जाएंगे कि आप मुसलमानों की अक्कासी करें, लेकिन कम से कम इतने ड्रामे तो अब कम से मत मजीद साहब यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान है, इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम कि आप उनको बेवकूफ बना रहे हैं। मजीद साहब कुछ बोल रहे थे आप? मजीद साहब की तरफ ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है जैसे बिल्कुल इससे पहले उन्होंने जितने भी मसाइल उठाए, जो भी सवालात के जवाब दिए, शायद वो सारी चीजें अवाम को मुतमईन नहीं कर सकती। फिर भी उसके अलावा इन तमाम तर चीजों से परे हट के शेख साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। जी मजीद साहब कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी मजीद साहब आप जवाब दे रहे थे कुछ। हाँ, मैंने कहा अगर हमें इसके लिए हम लीडर से बात करेंगे, 1 दिन का सेशन बुलाएंगे, ये सजेशन जो इन्होंने दी ये अच्छी सजेशन है, हम बात करेंगे तो इंशाल्लाह रहमान इस पर सोचा जाएगा, ये अच्छी सजेशन। चलिए, तो बिल्कुल हम आपकी बातों पे आंखें बंद करके वैसे ही भरोसा कर रहे हैं जैसे किसी चीज़ के लिए ऊपर से कह दिया जाता है कि जांच होगी और इसके बारे में पूरी टीम तश्कील दे दी गई है, और कहीं ना कहीं इसका रिपोर्ट या आउटपुट क्या आता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर मजीद साहब इस सिलसिले में मैं आपसे पूछूंगा। शेख रिजवान साहब, जिस तरह की चीज़ें हम देख पा रहे हैं, लगातार नाराज़गी, लगातार एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ, सर कम से कम ये तो ख़त्म करिए, जम्मू कश्मीर से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हम। देखिए, पहले तो जैसा मजीद साहब कह रहे हैं कि ये अपने लीडर से बात करेंगे, तो ये एक वेलकम मूव है कि अगर ये एक इमरजेंसी सेशन बुलाते हैं। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि कुरान पाक में एक आयत है सूरह बकरा की, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। बेशक ये कहते हैं कि इस्लाह करने वाले हैं, लेकिन इनसे आप बच के रहिए, ये इस्लाह नहीं करते।
आप जब भी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या कोई भी कश्मीरी, सर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुनाफिक की लिस्ट में डाल रहे हैं। देखिए सिर्फ मुनाफिकत नहीं है इनमें, झूठ, फरेब, धोखेबाजी, मुनाफिकत और हर एक चीज जिससे मुसलमान या कश्मीरी अवाम को कोई सहूलियत पहुंचे, उससे ये हमेशा कोसों दूर रहे हैं। और जब भी इनकी तरफ कोई आवाज उठाने की या कोई भी बात करने की कोशिश करता, उसको ये टैग लगा देते हैं, जी ये बीजेपी है, ये वो फला है, ये ढिमका है, ये अब इनका ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनसे नाला है। हाँ, वो कह रहे हैं लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, उसके बावजूद क्या अवाम को ये सारी चीजें नहीं दिखती? अवाम ने भरोसा किया उनके ऊपर। वही मैं कह रहा हूं ना कि मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत, इन्होंने जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया वो किन वादों पे किया? 370 वापस लाएंगे, 35 वापस लाएंगे, स्टेटहुड की बहाली होगी, इज्जत की बहाली होगी, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेंगे, 12 गैस सिलेंडर मिलेंगे, 1 लाख जॉब्स हम लाएंगे, हम जो हैं आपके लिए मतलब चांद तक रास्ते बनाएंगे। तो आप मुझे बताएं ना, इनसे अभी तक आप 2 काम गिनवा लीजिए इनसे जो इन्होंने किए हैं, सिर्फ 2 काम। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ 2 काम आप इनसे पूछिए, 2 काम गिनवाइए इनसे कि इन्होंने अभी तक 6 महीने की हुकूमत है इनकी, 2 काम बताइए जिससे लोगों की जिंदगी आसान हुई हो। बस मेरा सिर्फ यही सवाल है इनसे। सरकार तो काम इस वजह से नहीं कर पा रही है, मैं अपनी तरफ से ये चीजें नहीं थोप रहा हूं शेख रिजवान साहब, लेकिन उसके बावजूद मैं जहां तक एनालाइज कर पाया हूं, सरकार ये कह रही है कि काम करने ही नहीं देते, तो फिर काम होगा कैसे? देखिए जनाब, ये इनके चीफ मिनिस्टर साहब ऑन रिकॉर्ड, उमर साहब हैज बीन ऑन रिकॉर्ड कि उनका एलजी साहब के साथ अभी तक कोई ऐसा मुतजाद रिश्ता रहा ही नहीं है। दे हैव अ गुड वर्किंग, ही सेड इट एंड आई कोट, वी हैव अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद एलजी साहब। आप किस चीज पे यकीन करें हम जनाब, आप ही बता दीजिए। नहीं, यकीन की बात यह है कि दरअसल देखिए जो चीज़ें हैं अभी, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की मजबूरियां भी है? वो खुल करके अगर बिल्कुल प्रो आप लोगों के साथ आकर के लड़ना शुरू कर दे और उसी तरीके से तमाम तर चीज़ें नजर आए, तो हो सकता है कि जो बाकी चीज़ें मिलने वाली है सरकार की डिप्लोमेसी के वे से, शायद वो चीज़ें ना मिले जो अवाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, जमहूरियत और तानाशाही में ना एक फर्क होता है, एक तफर्रुक है। जमहूरियत इसलिए कहलाई जाती है कि अगर आप अपोजिशन में भी हैं लेकिन आपकी जो आजादी राय रखने का हक है, उसके लिए किसी को जान भी देनी पड़े, वो जमहूरियत है। आप मुझे बताएं, क्या हम एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री ये हक नहीं रखते कि हम डिसेंटिंग नोट लिख ले? एग्जैक्टली। तो खुशी, अगर आपको खुशी करना है, आकाओं के सामने कसीदे पढ़ने हैं, तो क्या उसी से सिर्फ आप केसीआर चंद्रशेखर राव जी की स्ट्रगल को याद करें ना, उन्होंने तेलंगाना कैसे बनाया। बिल्कुल, अगर कसीदे पढ़ के ही आपको स्टेटहुड वापस मिलनी है तो पढ़ते रहिए, हम भी देखते रहेंगे। 6 महीने हो गए और बिल्कुल, और ऐसे ही वक्त गुजर जाएगा और अपोजिशन इस सिलसिले में नाराज भी है। हालांकि जो चीजें आपने लास्ट में कही उसके प्रमाण बहुत ज्यादा मिलते हैं। अभी हमने देखा कि ट्रंप के सामने किस तरीके से हार्वर्ड अड़ गया है और उन्होंने तमाम तर पैसों को ठुकरा करके उसके बावजूद अपना नुकसान करवा करके सच्चाई और डेमोक्रेसी के लिए टल गए हैं, खड़े हो गए हैं। और शायद यही उम्मीद जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर के लीडरान, सियासी पार्टियां सरकार से कर रही है, एटलीस्ट उमर सरकार से। ये होता हुआ अभी वाज़े तौर पे नजर नहीं आ रहा। आने वाले टाइम पे क्या होगा नहीं मालूम। हाँ, इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है, उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से जरूर है। सरकार से जो अब तक उम्मीदें थी, अब तक ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस चीज को समझे। अपोजिशन को साइडलाइन भले ही कर दे, वो उनका सियासी मुद्दा हो सकता है, लेकिन अवाम को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। अवाम की मांग यही है कि औकाफ के सिलसिले में एटलीस्ट अपनी सियासी आइडियोलॉजी से हट करके अवाम के लिए कम से कम ये तो करके दिखाएं। बहुत शुक्रिया शेख रिजवान साहब, हमारे साथ बेहतरीन बातचीत के लिए।